रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सरकार हो, विपक्ष हो, आतंकवादी हो, हुर्रियत हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और क्या वजह है कि वहां धारा 370 का बात कही जाती है, 35A की बात कही जाती है, जब वहां 5 लाख हिंदुओं को बसाने की बात होती है जो 70 साल से शरणार्थी की स्थिति में रह रहे हैं। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जो कश्मीर के अंदर यूनिटी नजर आती है, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आती है और कौन सी ताकतें हैं जो इसको आगे बढ़ा रही है? देखिए, ये मामला जो है, ये जितनी जानकारी मेरे को मालूम है, इसमें मैं इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये एक ग्लोबल जिहाद का नैरेटिव है। इसको ग्लोबल इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। और हैरानी की बात है कि इस मुल्क के 2 टुकड़े हुए और फिर पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, लेकिन एक इस्लामिक देश होते हुए भी रोहिंग्यास को यहाँ हिंदुस्तान में आना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत विचित्र सी बात है वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें जो तत्वों का ये जो अभी लेटेस्ट जो क्लैश हुआ है म्यांमार में, इसमें ISI, लश्कर तोयबा और आपको हैरानी होगी ISIS का भी इसमें हाथ है। और ये जो फ्रेश राउंड ऑफ अटैक्स हुए हैं, यहाँ जितनी बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और इंडियन एजेंसीज हैं, उनको सारा डिटेल मालूम है कि कौन किससे बात कर रहा था और ISI से किस तरह से उसके इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। तो ये रेडिकलाइजेशन का काम जो ये रोहिंग्यास का है, ये बांग्लादेश के कैंप्स में हुआ है। जो की इनके लीडर्स थे रोहिंग्यास के मिलिटेंट लीडर्स, उनको पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई है। और बाकी इनके कार्डर्स को जो कि इन्होंने रिक्रूटमेंट किया वो रेफ्यूजी कैंप से, कोक्सेस बाज़ार वगैरह एरिया में, वहाँ रिक्रूटमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग दी गई है ISI और लश्कर तोयबा द्वारा ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। तो ये ग्लोबल जिहाद का मामला है और मैं इस बात में से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा ये कहने में कि हमारे यहाँ ग्लोबल जिहाद के बहुत वोटरीज हैं, सरकार में हैं, जम्मू कश्मीर के सरकार में हैं, और भी लोग कई जगह हैं जो कि इस विचारधारा में आस्था रखते हैं। तो उन्होंने ये पूरे रेडिकलाइज लोगों को वहाँ जाके बसा दिया है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा हमारी सुरक्षा के लिए। और जो JNK का जो ओवरऑल नैरेटिव है, इसके लिए एक नया एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द कंट्री ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर हम अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो इनको यहाँ से डिपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक वकील साहब ने इनके सिलसिले में कि इनको जो है शरणार्थी का दर्जा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। लेकिन कल रात जो है RSS के एक लीडर गोविंदाचार्य जी ने उस पर काउंटर जो है अपील डाली है सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि भारत के अंदर तमाम सारी समस्याओं का हल जुडिशरी है, या सरकार को भी कुछ करना चाहिए कि सारी चीज जुडिशरी तय करेगी? देखिए साहब, ये जिस वकील साहब की आप बात कर रहे हैं, वो वकील साहब हर उस चीज के साथ होते हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचा सके। वो हर ऐसे आइडियोलॉजी के जो मर्डरस आइडियोलॉजीज हैं उनके ये समर्थक हैं, ये जिहादियों के समर्थक हैं, ये माओवादियों के समर्थक हैं। तो उनका ये कहना मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन मुझे सबसे हैरानी की बात होती है कि ये कुछ जो अपने लॉयर्स और कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ जर्नलिस्ट, जिनको जो कि ये माओवादी विचारधारा और ऐसे जिहादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, उनको क्यों नहीं टेररिस्ट माना जाता है? उनको क्यों नहीं टेररिस्ट का दर्जा दिया जाता है? आप बताओ साहब, ये जिहाद या ये माओवाद का क्या है? ये जिहादी स्कूल खोलता है या माओइस्ट जो टेररिस्ट है वो क्या स्कूल खोलता है? वो अस्पताल खोलता है? क्या वो सड़कें बनाता है? क्या वो डेवलपमेंट के लिए रो रहा है?
तो आप ये जो ओवरग्राउंड जो ये इनके सपोर्टर्स हैं, जिस वकील साहब का आपने नाम लिया, और भी कई हैं, जर्नलिस्ट भी हैं इसमें शामिल, ये इन लोगों को भी दहशतगर्द के दर्जे में क्यों नहीं खड़ा करके रखना चाहिए? ये जो अंडरग्राउंड जो ये है जिहादी हैं और माओइस्ट हैं, उनसे ज्यादा ये खतरनाक है। लेकिन क्योंकि इनको अंग्रेजी बोलने आती है या लिखने आती है अंग्रेजी, तो ये वो इंटेलेक्चुअल का गार्ड पहने हुए रहते हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि उस वकील साहब के खिलाफ, मतलब विचारधारा के खिलाफ भी कोई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। ये देश के सुरक्षा, देश की अखंडता से इसका सरोकार है। और जो तथ्य मेरे सामने हैं, ये पूरी रोहिंग्या इशू को लेके, ये तथ्य अपने आप में बहुत खतरनाक है। ये जो रोहिंग्या के जो मेन फोक है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं। इनकी कुछ इनकी मुश्किलें होंगी, कुछ इनका अपनी समस्या होगी, जिसके कारण ये अपना मूवमेंट चला रहे थे, इंसर्जेंसी चला रहे थे। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। और ये अब मतलब रेडिकलाइज होने का, देयर इज नथिंग कॉल्ड लोकल जिहाद इन दिस वर्ल्ड। हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो आपने कभी दो जिहादी तंजीमों में कभी आपने देखा है लड़ाई होते हुए? चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान को लड़ते हुए देखा है कभी? या लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद को आपस में आपने लड़ते हुए देखा है? हाँ, शिया सुन्नी ग्रुप्स में हो रहा है, पाकिस्तान में और कई जगहों पे हो रहा है, लेकिन ये सब ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। और हम उसको फिर से एक बार ये एलिमेंट, रोहिंग्या एलिमेंट इंट्रोड्यूस करके हम इम्पीटस दे रही है ये ग्लोबल जिहाद को। मेरा एक सवाल और है सिंह साहब, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का हमारे देश में समर्थन जगह जगह से बढ़ रहा है, वो हैदराबाद में भी जाके बस गए, कौन से रास्ते से गए वहाँ बस गए, वो जम्मू कश्मीर में भी जाके बस गए। मुझे लग रहा है क्या इस देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर के फिर एक बार हम 1947 की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? हर छोटे बड़े मसले को हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। तो चीज़ें उधर बढ़ रही हैं या एक वर्ग ने तय कर लिया है कि अब किसी भी कीमत पे हम कोई बात मानने को तैयार नहीं है? हर छोटी छोटी बीच को बात को कम्युनल रंग दिया जा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों की बात को भी हिंदू मुस्लिम में टर्न किया जा रहा है। देखिए साहब, एक मेरा अपना ये मानना है कि जो एक नैरेटिव चली, आप वाकिफ हैं, आप खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, एक नैरेटिव चला, एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया और उस आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान बना। हमने पाकिस्तान बनने दिया, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान का जो नेशन बिल्डिंग है, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है, उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, वो आपको तय करना होगा। और इसीलिए मैं बार बार मैं इसको कहता हूं कि अगर आपने हिंदुस्तान की यूनिटी, इंटेग्रिटी और इसका आप चाहते हैं कि ये अपने जो मुकाम डिजर्व करता है उस मुकाम तक पहुंचे, तो आपको एक इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम आपको बनाना होगा। और वो ब्रांड था पिछले 2-3 दशक में। वो ब्रांड को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और उसके डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। क्योंकि आज आप जितनी ये तबाही देख रहे हैं, कोई सुसाइड बॉम्बर बन रहा है, कोई चाकू लेके वो जिंगजियांग प्रोविंस में रेलवे स्टेशन के बाहर सबको मार रहा है, कोई गाड़ी से लोगों को कुचल रहा है। पूरे रमज़ान में आपने देखा किस तरीके से इस बार जगह जगह पर बम फोड़े गए। मुसलमान को मार रहा है, वो इसलिए क्योंकि एथनिसिटी और इस्लाम में एक स्ट्रगल चल रहा है, और एक सेंस ऑफ एक आइडेंटिटी क्राइसिस। ये जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वो ग्रिप कर रहा है उनको। तो ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस
अगर हिंदुस्तान में भी जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर ये होगा और ये ग्लोबल जिहाद का नैरेटिव हो, तो ये आप ये समझ लो कि न इस देश में कभी शांति नहीं हो सकती है। तो ये मैं बड़ी बुनियादी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग जो सल्यूशन देते हैं या किसी मसले का हल देते हैं, वो टेम्पररी आप उसको कुछ ये कर दो, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बड़ी चीज़ है ये। जब तक साइकोलॉजिकल यूनिटी नहीं होगा, फिजिकल यूनिटी हो ही नहीं सकता, और उसके लिए अपने नैरेटिव बनाने होंगे। तो मैं अगर कहता हूं कि इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम होना चाहिए, जो कि इस मिट्टी से जुड़ी हुई हो, क्योंकि 80% यहाँ पे मुसलमान जो है वो हिंदू थे पहले, उनकी इबादत में कोई ये नहीं है। लेकिन भाई अगर भोजपुरी बोलने वाला है तो भोजपुरी बोले, गुजराती है वो गुजराती हिंदू और गुजराती मुसलमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए इबादत के अलावा। तो ये चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बात कह रहा हूँ। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा कि ये क्यों इसको उस चश्मे से देखा जाता है, प्रिज्म से, ये हर चीज़ को, वो इसीलिए एक हिंदुस्तान के मुसलमान को भी रोहिंग्या से द्वारा पैदा हुए इनसिक्योरिटी के लिए उतना ही कंसर्न होना चाहिए जितना एक हिंदू को होना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हमारे कहीं नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में कुछ बहुत खामियां हैं। कट इट।